चलिए नमस्कार बच्चों, आज हम क्रियाकलाप 4 देखते हैं। हम पढ़ रहे थे अध्याय 10 है ना। हम अध्याय 10 पढ़ रहे थे जिसका क्या नाम है, ध्वनि। हम पढ़ रहे थे ध्वनि जिसका हम क्लास दूसरा लेने वाले हैं और यह क्लास दूसरा आपका है जिसमें हम क्रियाकलाप 4 से शुरुआत करेंगे। इसके पहले की क्लास हमने ले लिया है। चलिए क्रियाकलाप 4 देखते हैं। क्रियाकलाप 4 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या दिया क्रियाकलाप 4 में, एक बार पढ़ते हैं। आप पुस्तक अपने पास रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं। मेज के एक सिरे के पास अपना कान लगाइए। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, क्या करना है, एक टेबल के एक कोने पर अपना कान लगाना है, ठीक है। मेज के दूसरे सिरे को अपने मित्र को धीरे से ठोकने को कहिए कि आपको ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि आप तक किस माध्यम से पहुंची। अब आप अपना कान मेज से ऊपर उठाकर फिर से सुनिए। इस स्थिति में ध्वनि किस माध्यम से आप तक पहुंची। इन दोनों ही ध्वनियों में क्या अंतर का कारण है, देखिए। सही है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम इस तरह से कुछ अपने कान को टेकाएंगे मेज पर, है ना, टेबल पर, और दूसरे सिरे से हम ठोकने को कहेंगे किसी अपने दूसरे साथी को, क्या होगा, हमारे कानों तक आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो बिल्कुल पहुँचेगी। जैसे हमने उस टेबल पर हमने अपना क्या रखा है, कान रखा है, और उस टेबल को ठोका जा रहा है दूसरे कोने से। तो बिल्कुल जैसे उस टेबल को ठोका जाएगा तो हमारे कानों तक ठोकने की आवाज़ पहुँचेगी। जैसे ही हम अपना कान थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे तो क्या होगा, तब भी हमारे कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन कैसा पहुँचेगा, थोड़ा सा पतला पहुँचेगा। क्योंकि जब हम अपना कान टेबल में टिकाए रहेंगे, ठीक है, जब हम अपना कान इस तरह से टेबल पर टिकाए रहेंगे तो जब यहाँ से ठोका जाएगा तो आवाज़ सीधा कैसे आएगा, झंझनाहट के साथ आएगा, यानी कि कंपन के साथ आएगा। और जैसे हम अपने कान को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, कान को, है ना, जैसे हम कान को थोड़ा सा ऊपर उठाकर सुनेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ठोका जाएगा तो हम तक तो आवाज़ पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा, हल्का सा पतला हो जाएगा, उसमें कंपन नहीं होगा, क्योंकि कंपन वस्तु में होगा, है ना। तो दोनों माध्यम में क्या होगा, वायु जो पहुँचेगा, किसके माध्यम से पहुँचेगा, ध्वनि वायु के माध्यम से पहुँचेगा। लेकिन जब हम कान को मेज पर रखे रहेंगे तो कंपन होगा, है ना, झंझनाहट होगा। लेकिन जैसे ही हम कान को ऊपर रखेंगे तो उसमें झंझनाहट नहीं होगा, केवल आवाज़ ही आएगा। तो यह अंतर है कान टिकाकर सुनने पर और कान ऊपर उठाकर सुनने पर, है ना। कान ऊपर उठाकर सुनने से क्या होगा कि हमको पतली आवाज़ सुनाई देगी, है ना, और कान टिकाकर सुनने पर क्या होगा, झंझनाहट के साथ आवाज़ आएगा। तो ये हो गया क्रियाकलाप 4। चलिए अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 5 भी बहुत सरल है। अब क्रियाकलाप 5 को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सरल वाला है। करना क्या है, देखिए चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। बस माचिस की डिब्बी है ना, उसमें धागा बांधना है और दो माचिस की डिब्बी लेना है, उसमें धागा बांधना है और धागे को, है ना, और दोनों तरफ एक एक कोने में बांधना है, लगभग कुछ दूरी पर, थोड़ा लंबा होना चाहिए, और उस पर कुछ बोलना है ना, और दूसरे को सुनने के लिए कहना है। तो इसमें होगा क्या, चलिए मैं बता देता हूँ। आप उसको मैं ही बता देता हूँ क्रियाकलाप 5 को। माचिस के 2 डिब्बियों के भीतरी के खोखे लीजिए, है ना। माचिस के भीतर में जो क्या होता है, भीतर में क्या होता है, खोखा होता है, उसको लेना है। खोखे में छेद करना है और धागे और आल पिन की सहायता से करना है छेद, है ना। और उसके बाद कैसा क्या बनाना है आपको, इस तरह से कुछ खिलौना बनाना है ना। माचिस के अंदर का खोखा लेना है जो खाली हो, उसमें आल पिन से छेदा करके धागे जैसा दोनों तरफ एक एक कोने में बांधना है, और कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे चित्र पे दिखाया गया है, ऐसे ही आपको क्या बनाना है, खिलौना बना लेना है। अब क्या करना, धागे की लंबाई लगभग 10 मीटर तो होनी चाहिए, है ना, 10 मीटर होनी चाहिए। धागे को तान कर अपने मित्र से, और क्या होगा, आपका जो एक डिब्बा दूसरा पकड़े रहेगा और एक डिब्बा आप पकड़े रहोगे तो थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, वह तना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। अब तानना है और अपने मित्र को एक खोखे से अपने मुंह पर रखकर धीमे से कुछ कहने को कहना है ना। अब क्या कहना है, जैसे ही दूसरा सिरा कौन पकड़ा है, आपका मित्र, आपका दोस्त पकड़ा है, तो क्या कहना है, उसको धीरे से बिल्कुल कम आवाज़ में उसमें कुछ बोलने के लिए कहना है। दूसरे खोखे को आप क्या करना है, जैसे ही वह धीरे से बोलते रहेगा उस समय आपको उस दूसरे खोखे को क्या करना है, अपने कान पर लगा लेना है, कान पर टिका देना है और उसको सुनने की कोशिश करना है। क्या कान पर से खोखा हटा लेने पर भी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, यदि नहीं तो क्यों। उपरोक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि धागे में से संचरण करती है, ध्वनि धागे में से संचरण करती है। जैसे हम क्या करेंगे, है ना, जैसे यहाँ से हमारे लिए कुछ बोला जाएगा तो जैसे हम इस तरह से कान में जब हम टिकाए रहेंगे, तो जैसे यहाँ से कुछ बोला जाएगा, ध्वनि हमको धागे से होते हुए सुनाई देगी। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, धागे से अपना कान हटा लेंगे, माफ़ कीजिएगा, अपना कान जैसे दूर कर लेंगे उस माचिस के खोखे से, तो क्या होगा, हमको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इससे स्पष्ट होता है कि
जो ध्वनि है किस में संचरित करती है, धागे में भी संचरित होती है, यानी कि ध्वनि धागे में भी गमन करती है, यानी कि आपका जो धागा होता है उसमें भी ध्वनि आना जाना करती है, तभी तो हमको धागे के माध्यम से वह आवाज़, अपने मित्र की आवाज़ हमको सुनाई देता है। तो क्या पता चलता है कि इससे ध्वनि जो है धागे में भी आना जाना करती है, और धागे के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, ध्वनि धागे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, चलिए अब क्रियाकलाप 6, ठीक है, क्रियाकलाप 6 को देख लेते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, है ना, क्रियाकलाप 6 को थोड़ा समझाना कठिन होगा। ये थोड़ा सा घंटी वाला है, और इसमें ये पता चलता है कि विद्युत घंटी बेलजार जो है, मतलब इसमें भी थोड़ा सा बताया गया है कि जो आपका क्या होगा, ध्वनि निर्वात में भी होकर जा सकती है, जहाँ पे हवा नहीं होता या हवा होता है ना, उसमें ऐसा कुछ बताया गया है। इसमें एक विद्युत घंटी की ध्वनि को बताया गया कि वह किस माध्यम से, है ना, इस बेलजार से निकलता है, ये करके। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा ये समझाने में ऑनलाइन क्लास में, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा से कोई ब्लैक बोर्ड होता और ये जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, वो क्या होता हमारा चित्र दिखने वाला होता, तो मैं बिल्कुल इसको समझाता, लेकिन ऐसा हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, तो हम क्रियाकलाप 6 को छोड़ते हैं अभी। चलिए देखते हैं ध्वनि हम कैसे सुनते हैं, ध्वनि हम कैसे सुनते हैं। देखते हैं ध्वनि जो हमारे कानों तक पहुंचता है तो हम उसको सुनते कैसे, इसको हम देख लेते हैं। ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होकर, है ना, मतलब संचरित होकर मतलब ध्वनि जो है किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी और माध्यम से संचरित, यानी कि चल कर कहाँ होता है, हमारे कानों तक पहुंचता है। कानों से यह ध्वनि संकेत के रूप में मस्तिष्क में पहुंचती है, और तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। सीधा कान में आने के बाद हमको ध्वनि नहीं सुनाई देती। होता क्या है, हमारा जो कान होता है ना, कान में क्या होता है, सिर्फ ध्वनि हमारे कानों में आता है, और कानों से होते हुए कहाँ जाता है, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में जाने के बाद ही हमको क्या करता है, क्या पता चल मतलब हमको ध्वनि सुनाई देती है। जब तक वह ध्वनि हमारे कानों से होकर मस्तिष्क में नहीं जाएगी, हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक हमको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। मनुष्य का कान 3 अंगों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का जो हमारा कान होता है कितने अंगों से मिलकर बना होता है, 3 अंगों से, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। यानी कि जो हमारा बाह्य कर्ण कैसा होगा, है ना, हमारा कान कितने अंगों से मिलकर बना होता है, 3 अंगों से, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो बाह्य कर्ण में क्या आ जाएगा, हमारा जो कान, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो कान दिखते हैं ना जी, जो हमारे कान का अंग दिखता है बाहर से, शरीर के बाहर जो हमारे क्या है, सिर में निकला है, कुछ इस तरह से। जैसे कि अब कैसे बताया जाए, ये हम मान के चलो, चलो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई आदमी का, गोल नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। मान लीजिए ये कोई आदमी का सिर है, और ये उसका कान है, ये उसका कान है। तो ये है आपका बाह्य कर्ण, क्योंकि ये बाहर में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाह्य कर्ण कहा जाता है। और इसके अंदर जो क्या होता है, यहाँ पे मध्य कर्ण है ना, ये होता है आपका मध्य कर्ण, और ये जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये होता है आपका अंतःकर्ण। तो ये हो गया, ये बाह्य कर्ण, और ये मध्य कर्ण, और ये अंतःकर्ण होता है। तो इस तरह से 3 भागों में हमारा कान बटा होता है। समझ आया, ठीक है। बाहर से आने वाली आवाज़ बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक पहुंचती है ना, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, है ना। तो बाहर से जो आवाज़ आती है वो बाह्य कर्ण में आती है, उसके बाद मध्य कर्ण में जाती है। मध्य कर्ण में स्थित कर्णपट्ट के कंपर्ण अंतःकर्ण में संचरित होते हैं, है ना। और जो मध्य कर्ण में क्या होता है, कर्णपट्ट होता है जो कंपर्ण होता है और अंतःकर्ण तक जाता है। अंतःकर्ण में स्थित श्रवण तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका मतलब सुनने वाली तंत्रिका, इन कंपनों को संकेत के रूप में, है ना। अब ये कंपन किस में बदल जाता है, एक संकेत में बदल जाता है, और संकेत के रूप में कहाँ जाता है, हमारे मस्तिष्क में जाता है। और जैसे ये मस्तिष्क में जाता है तब हमको क्या सुनाई देता है, वह ध्वनि सुनाई देता है। कान बहुत संवेदनशील अंग है ना, और हमें बिल्कुल कान की देखभाल करती रहनी चाहिए। हमें कान के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो कर्णपट्ट को क्षति पहुंचा दे, यानी कि कान में हमको ऐसे कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो हमारे कान को क्या कर सके, क्षति पहुंचा सके।
कर्णपट्ट की क्षति से व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। और आपका जो कान के अंदर कर्णपट्ट जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, तो वो होता है कान का पर्दा, जिसको यदि क्षति पहुंचता है तो हम क्या हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। इसलिए कान के हमें बिल्कुल अच्छे से देखभाल करते रहना चाहिए और कान में हमको कुछ भी गलत चीज़ नहीं डालनी चाहिए जिससे कान को नुकसान पहुंच सके। तो देखिए जैसे कि यहाँ चित्र पे बताया गया है, ये होता है आपका बाह्य कर्ण, ठीक है। अब ये बाह्य कर्ण में ध्वनि आया है ना कंपन के रूप में, ये फिर यहाँ से मध्य कर्ण में हुआ और मध्य कर्ण में पहुँचा और मध्य कर्ण से होते हुए जो आपको कर्णपट्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इस कर्णपट्ट से होते हुए जैसे ये अंतःकर्ण में आता है, ये आपका अंतःकर्ण हो गया। तो अंतःकर्ण से क्या होता है, संकेत के रूप में सीधा कहाँ जाता है, आपके मस्तिष्क में जाता है। और जैसे ही मस्तिष्क में पहुँचता है तब हमको जाकर ये ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। चलिए, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अब देखते हैं श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मतलब जिसको हम सुन सकते हैं और अश्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन करना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु में कंपन होना चाहिए। जब है ना, जब तक ध्वनि में कंपन नहीं होगा, झंझनाहट नहीं होगा, तब तक उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी। क्या सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है? क्या हम सभी ध्वनि सुन सकते हैं? आइए देखें। अब देखते हैं, क्या हम सभी ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। जो ध्वनि बहुत ज़्यादा होगा उसको हम नहीं सुन सकते, और जो ध्वनि एकदम कम भी होगा उसको भी हम नहीं सुन सकते, है ना। जो मीडियम होगा यानी कि सामान्य होगा उसी ध्वनि को हम सुन सकते हैं, और ज़्यादा को भी नहीं सुन सकते और कम को भी नहीं सुन सकते। तो इसके लिए हम देखते हैं क्रियाकलाप 7, हम ध्वनि को सुन सकते हैं तो कैसा ध्वनि को सुन सकते हैं और कितने ध्वनि को नहीं सुन सकते। क्रियाकलाप 7 में दिया है, अपने हाथों को जितनी तेज़ी से संभव हो आगे पीछे चलाइए। अब क्या करना है, आपको हथेली को चलाना है आगे पीछे, जैसे ही हम ठंड के मौसम में करते हैं वैसे ही। क्या कोई आवाज़ सुनाई दी तो बिल्कुल जब से ही हम अपने हाथ को एक दूसरे से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमको आवाज़ सुनाई देती है। आप अपने हाथ को 1 सेकंड में 5 या 6 बार से अधिक नहीं चला सकते, ठीक है। इससे उत्पन्न ध्वनि आप नहीं सुन सकते। देखिए, जो ध्वनि उत्पन्न होगा वो हम नहीं सुन सकते। थोड़ा सा गलत हो गया था, हम जैसे अपने हथेली को रगड़ेंगे तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसको हम सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते, है ना। कुछ जंतु 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति के ध्वनि सुन सकते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड में क्या होगा, 20,000 बार कंपन होगा उसको भी कैसे कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ऐसे कुछ जंतु होते हैं। लेकिन हमारा जो हाथ कैसा होता है, सिर्फ 1 सेकंड में 6 बार होता है, उसको भी नहीं सुन सकते। और कुछ जंतु ऐसे जो 1 सेकंड में कितना बार होता है, 20,000 सेकंड बार कंपन होता है, उसको भी सुन लेते हैं कुछ ऐसे जंतु। हमारे कान सिर्फ उन्हीं ध्वनि को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच हो, है ना। हमारा कान जो है कितनी आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर, है ना, 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी कि 1 सेकंड में कितना कंपन होना चाहिए, 20 कंपन होना चाहिए, तब हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। और 1 सेकंड में कम से कम 2,000 कंपन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। यदि 1 सेकंड में 2,000 से 20,000 से ज़्यादा कंपन क्या होगा, हो जाएगा, है ना। 1 सेकंड में 20,000 से ज़्यादा कंपन हो जाएगा, तब हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो हमारे कान के लिए यह आवश्यक हो कि वह ध्वनि की कैसा हो, कैसा कंपन उत्पन्न करे, 1 सेकंड में 20 बार कम से कम, और अधिक से अधिक में 1 सेकंड में 20,000 बार। यदि 20,000 से ज़्यादा हो गया तो हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकते, हमारे कान में नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्वनि हो जाएगा। और 20 कंपन प्रति सेकंड से कम हो जाएगा, 1 सेकंड में 20 कंपन से भी कम होगा कंपन 1 सेकंड में, है ना। यदि 1 सेकंड में 20 कंपन भी नहीं होगा तो कैसा होगा, वह ध्वनि बहुत ही कम हो जाएगी और हमारे कानों को नहीं सुनाई देगी। तो क्या आवश्यक है, 1 सेकंड में कम से कम 20 सेकंड होना चाहिए, है ना। माफ़ कीजिएगा, 1 सेकंड में कम से कम 20 कंपन होना चाहिए, और अधिक में कैसा होना चाहिए, 20,000 कंपन होना चाहिए, तब हम ध्वनि को सुन सकते हैं। यदि ज़्यादा होगा तब भी नहीं सुन सकते और कम होगा तब भी नहीं सुन सकते। सुने जा सकने वाली इन आवृत्तियों के ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, है ना। मतलब जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं उसे श्रव्य ध्वनि, और वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की होती है अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। जबकि
20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ये हो गया आपका श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन सकते हैं श्रव्य, और जो हमारे कान के लिए सुनने के लायक ना हो अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं, कुत्ता 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति सुन सकता है। और कुत्ता जो है मनुष्य से लगभग दुगना आवृत्ति वाला ध्वनि को सुन सकता है, दुगना आवाज़ वाले ध्वनि को भी सहन कर सकता है, सुन सकता है कुत्ता जानवर, है ना। जबकि चमगादड़ देखिए, अब चमगादड़ उससे भी ज़्यादा, चमगादड़ कैसा है, 70,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति सुन सकता है, यानी कि 1 सेकंड में 70,000 बार कंपन होगा, उसको भी चमगादड़ क्या कर लेता है, सुन लेता है, इतनी ज़्यादा उसकी कान की शक्ति होती है, तथा उत्पन्न भी कर सकता है। और साथ ही साथ चमगादड़ उतना ध्वनि जितना सुन सकता है उतना ही ज़्यादा आवाज़ वाला ध्वनि भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये होता है चमगादड़ की शक्ति। अब देखते हैं प्रश्रव्य ध्वनि के उपयोग। धातुओं के भीतर बारीक दरारों का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए भी ध्वनि का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जब भी मस्तिष्क में कहा जाता है, हाँ, किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या बन जाता है, गठान बन जाता है, तो उस गठान का पता लगाने के लिए प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। गठिया के दर्द, यानी कि किसी को गठिया का दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। मोतियाबिंद के इलाज में भी इसका उपयोग करते हैं। गुर्दे की पथरी को समाप्त करने में भी प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल, ध्वनि का प्रवर्तन और प्रतिध्वनि, है ना। हम कल पढ़ने वाले हैं ध्वनि का प्रवर्तन और प्रतिध्वनि। ये बहुत ही सरल है। इसमें क्या होता है, आपको आपकी आवाज़ फिर से सुनाई देना, इसको हम पढ़ेंगे कल। आखिर ये ध्वनि हमको फिर से और कैसे वापस सुनाई देती है, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्वनि का प्रवर्तन, तो इन सब को आपको करना क्या है, ध्वनि जो है इसको आपको पढ़ लेना है। ये आपको क्या दिया है, ध्वनि का प्रवर्तन और प्रतिध्वनि को आप पढ़ना। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्रियाकलाप 8 देखिए, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा तो इसको छोड़ देना, है ना। इसको क्रियाकलाप के बिना, ब्लैक बोर्ड के बिना समझाना दिक्कत होता है और समझ नहीं आता है। उसके बाद आप देखना, ध्वनि की चाल पढ़ना, ध्वनि के गुण हैं, इसको पढ़ लेंगे, है ना। उस तरह से ये कुछ है और आपका पाठ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कल के क्लास में। देखिए, ये क्लास में मैं कम क्लास क्यों ले रहा हूँ, कम समय का, क्योंकि क्लास को 3 भागों में बांटते हैं, तो ये जो है आपका 10 अध्याय है ना, इसको 3 भागों में बांटना अच्छा होगा, इसलिए कम समय के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये कल लिए थे क्लास, आज लिए हैं क्लास, अब कल जब हम क्लास लेंगे तो क्या हो जाएगा, और पूर्ण हो जाएगा उतने ही समय में। इस तरह से इसके लिए कम कम समय रखा गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ के आइएगा सब लोग अच्छे से, ठीक है।